from BMC Education's Goregaon East MPS Secondary School. So today we will do with the history and the chapter 9th, that is Changing Life 1. Okay. Now, till now you have studied the India's internal challenges. After that, you have studied about economic development, the status of education in our independent India. After that, you have learned about empowerment of women, science and technology, and in the last chapter, we have studied about industry and the trade. Now, in this chapter, with the name that is the changing life. Changing life means change in life after the independence. Means the speed of change in the 20th and 21st centuries has been tremendous. Human life is changing rapidly. Things which we could have even imagined earlier are now a part of reality. It means what? That what type of change we are recognizing here in the 20th and 21st century, कि क्या हम चेंजेस देख रहे हैं. अभी तक तो हमने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में आपने देखा कि किस तरह से वुमेन आगे बढ़ी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी किस तरह से आगे बढ़ी, ट्रेड एंड ट्रेडिशंस हमारे किस तरह से आगे बढ़े. तो ये सारे कहीं पे जाके हमारे लाइफ को चेंज कर रहे थे. So we had observed a tremendous change. Now on the screen you can see the status of women in the last eras and the present era. जहाँ पे एक women का status पहले था कि वो सिर्फ घर संभाल सकती है, घर के काम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं. तो आज के स्टेटस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को बिजनेस लेवल पे तैयार कर रही है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है. लाइक ऑन द स्क्रीन यू कैन सी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया. ये अलग अलग जगह पे विमेन अपना स्टेटस जो है वो शो कर रही है. आफ्टर दैट वी कैन सी और ऑब्जर्व द चेंज इन द सिटीज. ओके, किस तरह से पहले हमारे गांव रहा करते थे और अभी किस तरह से हमारी सिटीज डेवलप हो गई हैं. द कंस्ट्रक्शंस आर गुड. Now there are the different places are there, hospitals are there, gardens are there, school education facility are there, school हो गए, colleges हो गए. These are the different types of facilities are given to the common people. So these are the changes. ये changes हमें rapidly देखने को मिल रहे हैं. After that the situations. Okay, situation of a poor person. पहले गरीबी हुआ करती थी. आफ्टर द जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, द पीरियड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमारा इंडिपेंडेंस मिले उसके बाद का जो पीरियड था ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था. वहां पे जो वर्कर्स थे उनकी तादाद ज्यादा थी इन कंपेयर टू द लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, रिच पर्सन बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और जो वर्कर्स है वो हमेशा वर्कर ही रहते थे और उनकी जो हालत थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी. दे आर नॉट एडवांस. बट नाउ व्हाट वी चेंज सिनेरियो क्या देखने को मिल रहा है. अभी हमें ऑफिसर्स है, वहां पे हमें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक कंप्यूटर्स है, गुड बिल्डिंग्स है, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग वाटर्स हमें मिलता है. तो ये सारी चीजें हमें हमें हमारी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज्यादा बड़ी मदद करते हैं. आफ्टर दैट in the ancient and medieval periods, religion was very important part of person's identity. Now, the in the period of ancient India and modern India और medieval period, एंशियंट और मेडिवल पीरियड के जो अब हम एज ए पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से हमें जो आर्ट है वही हमको डिफाइन कर रही है कि व्हाट इज द टाइम दैट अबाउट. ओके, अगर हम एंशियंट पीरियड देखते हैं तो इट इज रिलेटेड टू, हम बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजीज से रिलेटेड है. ऐसी आइडियोलॉजीज जो केवल भगवान से रिलेटेड है. इट इज ओनली अटैच टू आवर प्रेयर्स, इट अवर्स टू आवर आइडल्स. तो इन सब से ही रिलेटेड. एंड एज द टाइम चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड, somehow we get डिफरेंट आर्ट. हमें कुछ दिखा कि जिस तरह से आर्ट हमारा डिफरेंट हो चुका है, हमारी सोशलिटी डिफरेंट हो चुकी है, हमारे so many changes are observed in the medieval period also. Now up to that period, the person's identity was its religion. जो धर्म था, आदमी किस धर्म से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, ये हमें मेडिवल पीरियड में पता चल गया और इसी से ही हम लोग जाने जाने लगे. लाइक इन अवर सिस्टम,
The first one is Brahmins, then Kshatriya, Vaishya, then Shudras, and then the untouchable people. Now, this type of classification we can see up to the medieval period. medieval period में हमारी सोसाइटी जो थी इस तरह से बढ़ चुकी थी कि क्लासिफिकेशन था, क्लासिफाइड थे लोग कि अलग अलग क्लास से बिलोंग करते थे और साथ ही उनको स्पेसिफिक काम ही दिया जाता था कि ब्राह्मण है उनको स्पेसिफिक काम रहेगा, क्षत्रिय का स्पेसिफिक काम रहेगा, वैष्णव दे हैव द स्पेसिफिक वर्क, शूद्रास हैव द स्पेसिफिक एंड अनटचेबल पीपल आर इन द वेरी बैड कंडीशन, दे वर इन द वेरी बैड कंडीशन। तो इस तरह से हर एक का काम जो था वो भी जो था वो डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। लाइक ब्राह्मण प्रीस्ट का काम करते थे, मतलब पुजारियों का काम करते थे, क्षत्रिय वॉरियर्स एंड किंग्स, ठीक है, जो वॉरियर्स है सेना में जो भाग लेता है वो हो गए क्षत्रिय वॉरियर्स। वैश्य जो मर्चेंट्स लैंडलॉर्ड जो थे, मतलब जो बिजनेस करते थे, व्यापारी जिसको हम बोलते हैं, वो वैश्य थे। शूद्र मतलब कॉमन पीसेंट सर्वेंट्स जो रहेंगे वो थे शूद्र में। और अनटचेबल जो स्वीपर्स हैं, उसके बाद में जो लेटरिन या टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, ये सब शूद्राज में माने जाते थे, सॉरी अनटचेबल्स। सो our society was differentiate between these categories or these systems. Now the modernization comes, and now the modernization has posed some challenges before all regions, be it Hinduism, Islamism, Christianity, Sikhism, or Jainism, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism. So, in the modernization, as these all religions came, the person called Dr. Baba Saheb Ambedkar brought a sea change in our traditional mindset. He brought it about through the medium of Indian Constitution. ये जो हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिली हमारी सोसाइटी में, आफ्टर दैट हमने किस तरह से अपने आप को रीजनली अलग कर दिया, रीजन्स में अलग कर दिया, धर्म जाति में हमने अपने आप को बांट दिया। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली कि किस तरह से हमें इंडिपेंडेंस तो मिली, हमने इंडिपेंडेंस ली, लेकिन उसके बाद में भी आज भी हम लोग बंधे हुए थे। किसमें बंधे हुए थे? हम धर्मों में, हम समाज जात, इसके अंदर हम लोग बंधे हुए थे। और इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज लाया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो दिस इज रिटन दैट द सी चेंज इज ह्यूज चेंज, और ये चेंज थी डायरेक्टली इन अवर ट्रेडिशनल माइंडसेट, जो हमने अपने आप को बंदिश करके रखा था कि हम इस जात से बिलोंग करते हैं, हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं और हमें इसको छोड़ के और कुछ नहीं करना। ये जो हमारी माइंडसेट थी ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चेंज की, एंड ही चेंज इट थ्रू द मीडियम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान बना उसी के अंदर ये चेंजेस हमें देखने को मिले कि किस तरह से सारे समाज को, सारे धर्मों को एक बनाया गया, सबको इक्वल वैल्यू दी गई, कोई भी समाज, कोई भी जात कम या ज्यादा नहीं है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ इज देयर दैट ऑल रीजन एंड कस्टम्स आर इक्वल, और कास्ट आर इक्वल, और रिलीजन्स आर इक्वल, और पीपल आर इक्वल। सारे के सारे लोग जो इस देश में रहते हैं वो सारे के सारे इक्वल ही हैं। नाउ our India is not discriminated on the basis of racism, casteism, gender, and place of birth. Now, according to our constitution, all Indians are equal before the law. लॉ के सामने, कानून के सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि सारे के सारे लोग इक्वल हैं, एंड दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हम कोई भी अलग नहीं है, चाहे वो किसी हम रेस के हो, मतलब हम व्हाइट हो, ब्लैक हो, किसी तरह से हो, कास्ट हो, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, अपर क्लास, हम किसी भी क्लास से हो, हम किसी भी जेंडर से हो, मे बी मेल हो, मे बी फीमेल, और वेयर विद द प्लेस ऑफ बर्थ, हमारा बर्थ किसी भी प्लेस पे हुआ, चाहे वो अपर कास्ट में फैमिली में हो, लोअर कास्ट में हो, रिमोट प्लेस में हो, हम किसी भी जगह से अगर हम बर्थ लेते हैं तो भी हम लॉ के सामने एक ही है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है कि हम चाहे किसी भी धर्म से हो, इफ वी आर or we are from any religion or caste, we are equal, we are not different. So this constitution protects the people, a common people, from all these things. Now all citizens have the right to freedom to speech and expression,
freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association, freedom to move, to live and settle down everywhere on Indian territory and to practice any occupation. India's citizens live anywhere in India enjoy the right to nurture their language, script and culture. Now see, if we are from different religion but we are equal. In the picture you can on the screen, you can see that there are different people or priests from different castes but they are equal in front of law we are equal, so all citizens have to the right. सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम मिली है, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अपनी बात जो है सबके सामने रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो हम सबके साथ फ्रीली शेयर कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, हम शांति में सबके साथ रह सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हैं कि हमारी अलग अलग पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, अब हमारी बीजेपी हो गई, कांग्रेस होगी, एनडीए होगी, अलग अलग पार्टीज है, वी आर फ्री टू फॉर्म अवर ऑर्गेनाइजेशन। अभी स्कूल के लेवल पे और कॉलेजेस के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, समाज सेवक के ऑर्गेनाइजेशन, सो वी आर फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट फ्री टू मूव, लिव एंड सेटल डाउन, हम एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रीली जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, हम स्वच्छंद रह सकते हैं, जी सकते हैं, हम लिव कर सकते हैं, मतलब रहना, हम देश में कहीं पे भी रह सकते हैं और वहां पे सेटल हो सकते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल इज अवर मुंबई। हमारी मुंबई में आप देख सकते हो कि different type of people from different state come and settle down here. मुंबई पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन इसके अंदर आपको गुजराती लोग भी सेटल मिलेंगे, पंजाबीज भी मिलेंगे, साउथ इंडियन भी मिलेंगे, आफ्टर दैट नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियंस, ईस्ट इंडियंस, ऑल टाइप ऑफ पीपल आर लिविंग एंड सेटल डाउन हियर, यहाँ पे वो रहते हैं और सेटल हो गए हैं, अपना व्यापार, अपने घर, फैमिली के साथ में यहाँ पे सेटल हो गए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस दिस फ्रीडम, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रीडम दिया है। ओके, फ्रीडम टू नर्चर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, हमें फ्रीडम है कि हमारी जो लैंग्वेज है हम उसको बोल सकते हैं। ओके, अब इफ वी आर मराठी वी कैन स्पीक मराठी, इफ वी आर तमिल वी कैन स्पीक तमिल, इफ वी आर गुजराती वी आर फ्री टू स्पीक अ गुजराती in Maharashtra state. If we are Punjabi, it's free to speak Punjabi in Maharashtra state because Constitution gives us this freedom. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये फ्रीडम दिया है कि हम अपनी लैंग्वेज को नर्चर कर सकते हैं, हम अपने, अगर हम कहीं पे भी रहते हैं हम अपनी लैंग्वेज की बुक्स पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में कल्चर, जो हमारा कल्चर है वो भी हम यहाँ पे अपना सकते हैं, लाइक इफ वी आर गुजराती वी कैन वी कैन डू ऑल द कल्चरल थिंग्स ऑफ गुजराती, हम पंजाबी हैं तो हम सारा कल्चर जो पंजाब का है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, whenever और whatever we are giving, और कहीं पे भी हम रह रहे हैं इंडिया में, अब अगर हम किसी भी स्टेट पे रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, उस जगह पे हम अपनी संस्कृति को लेके, हमारे कल्चर को, हमारी स्क्रिप्ट को लेके रह सकते हैं। कोई भी फोर्सफुली हमें अपना रिलीजन, हमारा कल्चर चेंज नहीं करवा सकता, या फिर वो ये नहीं बोल सकता है कि इफ यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र सो यू हैव टू स्पीक ओनली मराठी, ऐसा नहीं है। वट एवर इज दैट, आप जिस भी भाषा से बोलते हो, जिस भाषा को आप बोलना चाहते हो, जिस कल्चर को आप अपनाना चाहते हो, आप इस देश में कहीं पे भी रह के वो कर सकते हैं। ओके, so previously the constitution shook the foundation of the caste system. It helped to make the practice of vocations running in the family obsolete. Change became the trend in the every field of life. The following thus, the began a series of minor and major changes in the society. No, everyone can go restaurant respectfully of his religion, race, caste, or gender. In fact, we see borders outside the restaurant welcoming all. Now see what happened. कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कास्टिसिज्म थी, उन्होंने क्या बोला था, द पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट कैन डू द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्राह्मण से ये प्रीस्ट ही होते थे। ओके, आफ्टर दैट क्षत्रिय
is belongs to only warriors, के वैश्य is वैश्य related to only business। तो ये जो पहले हमने बना के रखा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो ये था कि जिस फैमिली में जो बर्थ ले रहा है वो पर्सन वही काम करेगा, उसको छोड़ के वो अलग काम नहीं करेगा। अगर वो किसी ब्लैक स्मिथ के घर में पैदा हुआ है तो वो सारे वर्क ब्लैक स्मिथ के ही करेगा। गोल्ड स्मिथ के आया है तो वो गोल्ड, मतलब वो सुनार के घर में पैदा हुआ तो सुनार के ही काम करेगा। अगर वो लोहार के घर में हुआ है तो लोहार के ही सारे काम करेगा। पहले ये ट्रेंड हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हमारा चेंज हुआ वैसे वैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला नो, वी ऑल आर इक्वल, अब कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है। और ये माइनर और मेजर लेवल पे स्टार्ट हुआ। सो पहले ऐसे हुआ करता था, जैसे ब्रिटिशर्स के जो होटल्स हुआ करते थे उसके बाहर पे इस टाइप के बैनर्स लगे थे, टूरिस्ट व्यूज क्या थे, डॉग्स आर इंडियंस आर नॉट अलाउड। इट मीन्स व्हाट, कि पहले हमारे ही देश में हमको अलाउड नहीं था कि हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में चले जाएं। But now, as per the view changes, it is open for everyone. Every hotels welcome us, every restaurant welcomes us. There is a no issue of caste, race, religion. Okay? अभी हम किसी भी होटल में जा सकते हैं, कोई भी होटल वाला हमसे नहीं पूछता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस रेस से बिलोंग करते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, वो हमें कुछ नहीं बोलते, बट दे वेलकम अस, वो हमारा सबका स्वागत करते हैं। दिस इज द मेजर चेंज वी हैव ऑब्जर्व। Another very sufficient change during the post-independence period is the right to express opinion against the government. Earlier, there were limits on expression any opinion against the political rulers. Now, Indian citizens can register their protest against the policies of the government through newspapers, speeches, or other medias. Now, see, गवर्नमेंट गिव अस दिस एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस। गवर्नमेंट ने ही हमें ये दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है जो हमें गवर्नमेंट ने दिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर हमें गवर्नमेंट की कोई बात पसंद नहीं है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात जो अगर हमें पसंद नहीं है तो इंडियन सिटीजन होने के कारण हम उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। गेटिंग इट, वी कैन प्रोटेस्ट। और उसी के साथ में हम न्यूज़पेपर में, स्पीचेस में इस प्रोटेस्ट को दिखा सकते हैं। वी कैन शो आवर प्रोटेस्ट इन न्यूज़पेपर्स, इन मैगजीन्स, ओके, ऑन पेपर्स। तो इस तरह से, और इन मीडिया, अभी तो सबसे बड़ा सोर्स है मीडिया। इफ वी आर प्रोटेस्टिंग एनी इशू, वी कैन प्रोटेस्ट डायरेक्टली ऑन द मीडिया। हम डायरेक्टली मीडिया पे जाके वो चीज प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि जैसे स्ट्राइक्स हो गई, ठीक है, स्ट्राइक्स होती हैं, आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, तो ये सब क्या है, एक टाइप का प्रोटेस्ट है जो हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली कर सकते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट चेंज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अस। After that, the institution of family. Now, the institution of family during the pre-independence period, the institution of family was an important identifying features of Indian society. India was known all over the world as the country of joint families. Okay, in the during period of pre-independence, जब pre-independence का period था, तब हमारे यहाँ पे mostly ज्वाइंट फैमिलीज ही रहती थी। ज्वाइंट फैमिलीज जिसके अंदर पूरा परिवार एक साथ रहता है, और इंडिया स्पेशली ज्वाइंट फैमिलीज का कंट्री बोल के ही पहचानी जाती थी। बट हाउ एवर द wave of globalization has now given an impetus to the system of nuclear family। और जैसे ही ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे आया, हमने देखा कि ये जॉइंट फैमिली स्प्लिट हो गई, अलग अलग हो गए। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द वी कैन से द नीड ऑफ जॉब। ओके, हमें नीड, हमारी जरूरतें कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि गांव में अब धीरे धीरे जरूरतें कम होने लगी लोगों को। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उससे क्या हुआ, लोग जो थे, वर्कर जो थे, वो शहरों की तरफ गए। अब वो लोग गए तो उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए जो जगह बनाई गई, और धीरे धीरे सिटीज तैयार हो गई। अब ये सिटीज में वो अपने फैमिली के साथ में रहते हैं।
अब फैमिलीज के नीड्स को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं। तो इस तरह से ये जो फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज थी, इट चेंजेस इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। अब ये न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज हो गए। ओके, आफ्टर दैट सोशल वेलफेयर, the objective to establish the welfare state has been incorporated in the constitution itself. India in the first country is the first country in the world to do. The social welfare programs aim to make opportunities for full-time employment, healthcare, education and development available to all Indian citizens. Indian society is riddled with a large-scale economy, social education and culture inequalities. However, it is necessary that opportunities for reach reach women, children, the different ambient, the scheduled caste and tribes, as well as the other minorities. This was the greatest challenge facing the government during the post-independence period. Now see the social welfare. सोशल वेलफेयर मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसको सुधारित रूप से सुधारना है, उसको सुधारना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सोशल वेलफेयर जो था ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, और इंडिया एक ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसके अंदर फर्स्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर मीन्स हमें किस तरह से सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हमारी सोसाइटी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनको हम गुड हेल्थ प्रोवाइड करके दें, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करके दें, ठीक है, उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके दें। तो ये सब प्रोवाइड करने का काम जो है वो सोशल वेलफेयर करता है कि किस तरह से इन लोगों को डेवलप होने के लिए हम अलग अलग टाइप के सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करें। After that, the nutritional program in India. So, with the help of these, to develop the reach the women and children differentiate above the scheduled caste and tribes. तो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को डेवलप करने के साथ में न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी इंडिया में चलाए गए। न्यूट्रिशन, जिससे कि हमारे देश के हर एक बच्चे को, हर एक वुमेन को, हर एक पर्सन को गुड हेल्थ मिले। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल मीन्स जो गांव के हैं वहाँ के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री चलाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ का केयर करना भी हमारी गवर्नमेंट का ही काम है। इसलिए आपने अभी देखा होगा कि जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है। फ्री चार्जेस में गवर्नमेंट आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करके देता है। ओके, ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट एंड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे कॉमन पीपल को बहुत ही ज्यादा डेवलप करने के लिए मदद करता है। आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हर एक पर्सन को, हर एक चाइल्ड को एजुकेशन मिले, इसके लिए भी एक स्पेशल मिनिस्ट्री स्टार्ट की, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आफ्टर दैट scheduled caste and tribes. So according to the 1971 census, 22% in India belong to scheduled caste and tribes. Laws were enacted so that they got education scholarships and representation in parliament as well state assemblies and in state assemblies. Some seats are also reserved in the form of government services. Now, to develop scheduled caste and scheduled tribes, some laws is there. So according to 1971 census, तो 1971 में जो सेंसस निकाली गई, इससे पता चला कि 22% पीपल आर बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। मतलब 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के। तो अब हमें क्या करना है, मतलब 1/4% हो ही गया, ठीक है, 22, 24, 25, तो ओनली 3% इज देयर। मतलब 1/4% जो लोग हैं हमारे देश में वो शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो अगर हमारे देश का 1/4 हिस्सा अगर पीछे रह जाए तो हाउ कैन बी आवर कंट्री डेवलप?
हमारी कंट्री डेवलप कैसे करेगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अब इनके डेवलपमेंट पे काम किया। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले दे गिव द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप दी गई, मतलब उनको पैसा दिया गया कि कम पैसे में ये पढ़ाई कर सके, क्योंकि दे बिलोंग्स टू पुअर फैमिलीज, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए। आफ्टर दैट दे कॉल द रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस दिए गए कहाँ पे, पार्लियामेंट की सीट्स में, असेंबलीज में और गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो इन सब लोगों के लिए रिजर्वेशन रखे गए कि ये जो कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये अलग अलग जगह पे रिजर्व सीट पे जाके जॉब ले सकते हैं और इस तरह से उनकी फैमिली जो है वो आगे बढ़ सकती है। ओके, नाउ द रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन भी हमने देखा, जॉब्स के लिए रिजर्वेशन देखा। इस तरह से रिजर्वेशन देके इन्होंने इंडिया में इनकी जो स्थिति है वो सुधारने की कोशिश की। आफ्टर विद द पब्लिक हेल्थ, now the Constitution of India states that the primary duty of the government is to raise the public standards of living, to assure proper nutrition and to improve health, public health. The Ministry of Health and Social Welfare at the center helps the state governments in this regard to make primary health services as well as the medical care available to rural people. The tribes and the poor was an objective of the sixth five-year plan. Efforts were made towards helping people maintain good health by giving recognition to Unani, homeopathy, Ayurvedic and naturopathy in addition to allopathy. Now see, with the help of public health, public means the common people health। तो अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो उस कंट्री के पीपल भी तो हेल्दी होने चाहिए। ओके, एंड टू मेक ईच एंड एवरी पर्सन हेल्दी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स a new that is primary duty to government to rise the standard of people, the standard of living, to develop the standard of living। तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बननी चाहिए। देन व्हाट इज लिविंग स्टैंडर्ड? लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि उनको अच्छा खाना मिले, उनको अच्छे कपड़े मिले, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उनको अच्छी एजुकेशन मिले। दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जहाँ पे अगर एक कॉमन पीपल को अच्छी हेल्थ मिल जाएगी, मतलब उसको खाना अच्छे से मिलेगा, उसको रहने के लिए जगह अच्छी मिलेगी, उसको पहनने के लिए कपड़े अच्छे मिलेंगे, तो ऑलरेडी उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ ही जाएगा। ओके, and so for that period the Ministry of Health and Social Welfare helps the state governments in this regard। तो स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो गवर्नमेंट है वो उनको हेल्प करती है कि किस तरह से उनके स्टेट के लोग जो है वो अच्छे रहे, ठीक है, उनका जो तबीयत है वो अच्छे रहे, उनको सारी फैसिलिटीज मिले। ओके, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल स्कीम स्टार्ट की है। अब मेडिकल अगर आपको मालूम होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे, जैसे कैंसर हो गया, इसका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब होता है। आफ्टर दैट बीपी या फिर शुगर, इस टाइप की जो बीमारियां है इसकी जो है आपको मेडिसिन वहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका वैक्सीनेशन का हो या फिर मेडिसिन हो या फिर उनकी डिलीवरी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है और उसी के साथ में उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसलिए अलग अलग टाइप के सिस्टम जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, ये सारी चीजें भी कॉमन पीपल के लिए चालू की गई। Okay, after that, progress in the medical field has made the life of Indians relatively free of health concern. In 1962, the first successful open heart surgery was performed under the leadership of Dr. N. Gopinath and Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu. Hence, it is no longer necessary to go abroad for such treatments. तो मेडिकल फील्ड में ही सबसे पहले हमें अचीवमेंट मिली जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था इन 1962। ओके,
1962 में सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, जो की थी डॉक्टर एन गोपीनाथन ने, हु इज फ्रॉम वेल्लोर, तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने सबसे पहली फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी की, जबकि इससे पहले ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए हमें हमेशा अबॉर्ड जाना पड़ता था, मतलब देश से बाहर जाना पड़ता था, और उसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो कॉमन पीपल ये नहीं कर सकता। तो कॉमन पीपल के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज थी कि अब सबसे फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी जो थी वो हमारे देश में हो चुकी थी। मतलब अभी कितनी भी बड़ी बीमारी हो रहे दो, उसका इलाज हमें अपने ही देश में मिल जा रहा था। ओके, आफ्टर दैट सिमिलर द इन्वेंशन ऑफ द जयपुर फूड। जयपुर फूड जो आप देख सकते हैं ऑन द पिक्चर कि किस तरह से जयपुर फूड जो है वो बनाया गया। सो हैज ट्रांसफर द लाइव्स ऑफ द डिसेबल in India. Before 1968, if a person lost a leg in an accident, he had to suffer rest of his life. In order to remedy the situation, Dr. Pramod Sethi designed and manufactured artificial limbs, nose and ears with the help of these skills afterward Ramchandra Sharma. तो सी द मेकिंग ऑफ जयपुर फूड। जयपुर फूड जो बनाया गया वो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जिनका एक पैर जो है या फिर दोनों पैर जो है वो किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे लोग जो चल नहीं सकते। तो जो लोग इस पोजीशन में है, तो पहले ऐसा हुआ करता था अगर एक्सीडेंट में किसी का पैर कट जाता है या उसके साथ में कोई इंसिडेंट होता है, तो पूरे जब तक वो जिएगा तब तक वो वैसे ही जीता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर वो चाहता है तो उसको जयपुर फूड भी मिल सकता है। ठीक है, और उसको अलग ऑर्गन्स भी हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि अदर बॉडी पार्ट्स भी यहाँ पे शो किए हैं कि ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो अगर तकलीफ में हो निकाल देने पे ये दूसरे बॉडी पार्ट जो है वो आपके साथ में काम कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए उन्होंने हेल्प ली एक स्किल क्राफ्टमैन की। हिज नेम वाज रामचंद्र शर्मा। The artificial body parts manufactured with the help of Jaipur food technology have made it easy for the differentiate disabled for walk barefoot and rough surfaces, run, go cycling, work in the field, climb trees, and even climb mountains, etc. They save on the expansion of the shoes as there is no need to for footwear on these artificial limbs. They cannot bend their legs at the knee and stretch cross leg before feet and also convenient with while working in the water or wet conditions. तो देखिए उन्होंने फूट ऐसे बनाया था कि आप किसी भी कंडीशन में रहने दो वो आपको बेनिफिशियल ही होगा। तो ये अलग अलग टाइप से जो उन्होंने चीजें बनाई, तो इससे ये दिखता है कि किस तरह से हमारी मेडिकल फील्ड जो थी वो अभी इंक्रीज हो रही है, डेवलप हो रही है। ओके, आफ्टर दैट किडनी ट्रांसप्लांटेशन। Since this surgery can now be transformed in India, doctors have succeeded in saving patients' lives. Such surgeries were not so common in India till 1971. But in 1971, it was successfully performed at the Christian Medical Hospital at Vellore in Tamil Nadu. Dr. Johnny and Dr. Mohan Rao transplanted the kidney donated by a living person not to into the person's body. Nowadays, patients who are underdeveloped countries come to India for such surgeries. Now see the kidney transplantation. Since 1971 तक अगर किसी को इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो उसे अबॉर्ड ही जाना पड़ता था, बाहर के देशों में ही जाना पड़ता था अपने इलाज के लिए। और बाहर का इलाज बहुत खर्चा, तो इतना खर्चे के लिए उनके पास में होना भी चाहिए। सॉरी, those people who belongs to poor family, they can't afford this type of medical treatment. So in 1991 it was successfully performed by the Christian College Hospital at Vellore. तो वेल्लोर में सबसे पहले ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये हुआ था। ठीक है, नाउ डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव
Dr. Johnny and Dr. Mohan Rao transplanted the kidney donated by a living person into a patient body. तो उन्होंने एक जीते जाते लाइव पर्सन के बॉडी में से एक किडनी निकाली थी और उन्होंने उसको पेशेंट को डोनेट किया था. ऐसा नहीं था कि कोई पर्सन एक्सपायरी के बाद मतलब डेड होने के बाद में फिर उसका किडनी निकाला जाए. अब जो किडनी निकाली थी वो एक लाइव पर्सन की, बिकॉज देयर आर टू किडनीज इन अवर बॉडी. ठीक है, तो उसमें से एक किडनी देके उन्होंने पेशेंट को डोनेट किया और ऑपरेट किया. और उस ये होने के बाद में भी दोनों जो थे, डोनर भी और जिसने लिया वो भी, वो दोनों ही पेशेंट जो लोग थे वो अभी स्वस्थ हैं. तो इट मीन्स व्हाट कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका था. और अभी nowadays patient from underdeveloped countries come to India for such surgeries. तो इस टाइप की सर्जरीज के लिए अब जो लोग हैं वो इंडिया में आ रहे हैं. गेटिंग इट? तो इट मीन्स व्हाट वी आर डेवलपिंग. हमारा इंडिया जो है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट चेंजिंग लाइफ. हमारी लाइफ किस तरह से चेंज हो रही है, धीरे 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 वी आर गोइंग टू अ डेवलपिंग ईरा. हम एक डेवलपिंग ईरा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब बेबी. Right from earlier times, having a baby is considered to be of almost important in the Indian family system. The support of test tube baby technology has been available to childless couples since 1978. It was under the supervision of Dr. Subhash Mukhopadhyay that the experiment of the test tube baby was successfully carried out at Kolkata. This was the first successful attempt at artificial conception. A girl named Durga was born. This technology helped to solve the problems of childless couples who wanted the children. Now see the test tube baby. टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ये एक नया दौर आया, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था those who are childless. Because in our Indian tradition, if two people get married, so in 2 or 3 years it should be there that they have a child. और अगर ऐसे में किसी कपल को अगर बेबी नहीं होता है तो उनको बहुत ज्यादा घर में परेशानी की जाती है. पहले ये ईरा था, पहले ऐसे सिस्टम थी, पहले का ये सिचुएशन था कि इंडिया में अगर कोई कपल शादी के 3-4 साल में अगर उनको बेबी नहीं होता है तो उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, उनको बहुत ज्यादा बोला जाता था. लेकिन 3-4 साल के बाद में हुआ इट्स ओके. लेकिन अगर कोई कपल है जिसको बच्चे होते ही नहीं है, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको बेबी हो ही नहीं रहा है, तो उस जगह पे ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल था. सो इन 1978 में एक कपल जो था उसके ऊपर ये किया गया, जो कि किया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने. ये एक्सपेरिमेंट किया एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल. ओके, इट्स सक्सेसफुली कैरिड आउट एट कलकत्ता. तो कोलकाता में ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हुआ. एंड दोस कपल जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, दे गॉट अ क्यूट बेबी, अ गर्ल नेम दुर्गा. दुर्गा नाम की ये लड़की जो थी ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी. सो इससे क्या हुआ, तो ये जो टेक्नोलॉजी इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डलेस कपल. जो भी कपल चाइल्डलेस है, जिनके बेबीज नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, तो उनके लिए एक ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक वरदान बन के आया. ठीक है, तो जो दुर्गा नाम की जो लड़की थी वो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी. और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके शो कर दिया कि नहीं, जो चाइल्डलेस कपल है उनको भी चाइल्ड हो सकता है, वो भी मदर फादर बन सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट had given to in 1978 by Dr. Subhash Mukhopadhyay. After that, immunization. Immunization before 1978, every 6 years, Indian infants out of every 10 who were born faced fatal death problems in the every first year
of their birth. The immunization program was taken up to overcome the threat of polio, measles, tetanus, TB, diphtheria, and the whooping cough. The pulse polio immunization program started in 1995 has controlled polio. Now immunization जो power है वो बढ़नी चाहिए. Now as the time passes, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया, तो whatever we saw in the modernization, जैसे जैसे मॉडर्नाइज होते गए हम लोग, वैसे वैसे हमने देखा कि बहुत सारी हमारी आदतें ऐसी थी वो अब डिपेंडेबल है. हम बहुत सारी चीजों पे डिपेंड रहने गए. हमने जल्दी से मॉर्निंग में उठ के जल्दी से स्कूल या वर्किंग आवर पे चले जाते हैं, शाम को थक के आते हैं, तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अब कमजोर होने लगी. ठीक है, हम नेचर के साथ में ज्यादा देर तक नहीं रहते. तो जहाँ पे जब हम नेचर के साथ कम रहने लगते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ज्यादा कम होते जाती है. तो ऐसे देखने में आया है कि 1978 से पहले हर हर साल 6 इंडियन इन्फेंट्स आउट ऑफ 10 वर बॉर्न फेस्ड फैटल डेथ प्रॉब्लम्स. मतलब हर साल जो 10 बच्चे पैदा होते थे तो उसके अंदर 6 बच्चे जो थे वो बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते थे बिकॉज ऑफ द लूज इम्यूनिटी पावर और लेस इम्यूनिटी पावर. उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम रहती थी बिकॉज जब वो मम्मी के वूम में रहते थे तो उनको उतनी वो सारी चीजें नहीं मिल पाती थी जो जिसकी उनको जरूरत है. ठीक है, प्रॉपर खाना हो गया, प्रॉपर डाइट जो है उनको नहीं मिल पाती थी, प्रॉपर इंजेक्शंस या फिर जो मेडिसिन है वो नहीं मदर को मिल पाती थी. तो इससे क्या हो गया कि जो वो बेबी पैदा होता था तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहता था, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं रहती थी. और 10 में से 6 बच्चों की तो बच्चे मर ही जाते थे. स्मॉल बेबी जो थे वो मर जाते थे क्योंकि उनको इम्यूनिटी पावर जो थी वो लेस थी. तो अब गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया. ओके, एंड दे ओवरकम विद द थ्रेट ऑफ पोलियो, मिसल्स, टेटानस, टीबी, डिप्थेरिया. इस टाइप के जो जानलेवा जो बीमारियां हैं, ठीक है, लाइक पोलियो. पोलियो अभी तो नहीं हो गया, पहले आपने देखा होगा कि पोलियो की बहुत ज्यादा संख्या हमें देखने को मिली और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रन किया पोलियो डोज का, जिसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन है वो ऐड करते हैं 2 बूंद जिंदगी की. ये जो ऐड है ये पोलियो के लिए है. तो इससे क्या, वो जो पोलियो ड्रॉप है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल्स में बताया गया है. स्मॉल अगर चिल्ड्रन को दिया गया तो उनको कभी भी पोलियो नहीं होगा. तो इस टाइप का प्रोग्राम स्टार्ट किया. उसके बाद में मिसल्स, टिटेनस, इनके इंजेक्शन दिए जाते हैं छोटे बच्चों को. आफ्टर दैट टीबी, डिप्थेरिया, वुफिंग कफ, इन सब के एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि छोटे बेबीज को इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंजेक्शंस और ड्रॉप्स दिए जाते हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ सके. ओके, द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1995 हैज कंट्रोल्ड पोलियो. तो ये जो पोलियो का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1995 में, इन्होंने ये जो पोलियो है, ये जो डिसीज है, इसके ऊपर मात की और इसके आगे किसी को भी पोलियो जो है वो हुआ नहीं. तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रही है कि किसी भी गांव में, किसी भी शहर में पोलियो का कोई भी एक भी पर्सन नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ये होता है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइप के जो बीमारियां हैं उसके ऊपर पब्लिक हेल्थ केयर को मद्देनजर रखते हुए ये सारे इसके ऊपर इंजेक्शंस या फिर ड्रॉप जो है वो बच्चों को दिए जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन. Now urbanization is a process of the concentration of population in a city or the urban area. Increasing population is one of the major reasons for urbanization. A few other factors affecting urbanizations are air, water, and the economic as well as the social organization necessary for the community life. Now urbanization का मतलब है कि शहरीकरण. Now urbanization is a process of concentration of population in a city of urban area. It means what? कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे. कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं
जो एक ही जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, दैट इज द अर्बनाइजेशन। ओके, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ मेजर रीजन फॉर अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन बढ़ते रहना, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पे बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ना, ये अर्बनाइजेशन का कारण है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी मुंबई। मुंबई में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बिकॉज यहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, इसलिए हमारी जो मुंबई सिटी है ये अर्बनाइज सिटी है, दिस इज अर्बनाइजेशन। गेटिंग इट? तो पॉपुलेशन इंक्रीज होना ये अर्बनाइजेशन का सबसे पहला इफेक्ट है, और इस अर्बनाइजेशन के कारण एयर, वाटर एंड द इकोनॉमिक एज वेल एज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी फॉर द कम्युनिटी लाइफ। अब जो इतने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको हवा, पानी, खाने की सारी चीजें, उनको काम मिले, उनकी सोसाइटी अच्छी रहे, तो ये सब देखने का काम भी हमारी गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ये एक ऐसा टर्म है कब अर्बनाइजेशन, जिसके अंदर इट ओनली बिलोंग्स टू द पीपल, द पॉपुलेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लेकिन उसी के साथ में हमको सारे लोग जितने वहां रह रहे हैं उनको सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करके देनी है, उनको खाना देना है, उनको पानी देना है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और उसके साथ में उनकी जो कॉमन लाइफ है वो भी बेटर होनी चाहिए। In the context of pre-independence India, the increase in urban population is also due to factors such as reduction in mortality rate, industrialization, inavailability of means of livelihood in rural areas, job opportunities in cities, and the resulting migration. To reduce the stress of cities, it is necessary to make jobs available in villages, achieve a balance on economic development, control the expansion of metros, and provide necessary services and facilities in both urban as well as in rural areas. तो इस अर्बनाइजेशन को अगर कंट्रोल करना है हमें, तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम होता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की। अब इंक्रीज पॉपुलेशन क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज इंक्रीजेस? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये बढ़ रही है। सेकेंड वन इज मॉर्टेलिटी रेट, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ मेडिकल फील्ड, जो हमारे मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लोगों की मरने की संख्या जो है वो कम होते जा रही है, बिकॉज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का प्रॉपर मिलने से जो लोगों की लाइफ है वो बढ़ रही है, इसके कारण वो अभी डेथ नहीं हो रही है, वो अभी जिंदा है, और जिंदा है तो उनको सारी चीजें लगेंगी, तो ये भी है। दूसरा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ मींस ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज में है, ठीक है, रूरल एरिया मतलब गांव की तरफ, गांव की तरफ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, देयर आर द सम जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लेस, गेटिंग इट, दैट डेवलपमेंट वाज लेस, उनका डेवलपमेंट वहां पे नहीं होता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, एंड दैट्स व्हाई दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। वो वहां से माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं मतलब वो जगह छोड़ के वो इस जगह पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। सो दिस इज द वी कैन से द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, क्यों अर्बन पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, ठीक है, अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, तो ये सब उसके पीछे फैक्टर्स है, दैट इज द रिडक्शन इन मोर्टालिटी रेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स। ठीक है, यहाँ पे उनको हर चीज अवेलेबल है, उनको हर टाइप का सामान अवेलेबल है, उनको हर तरह की वेज है, जैसे ऑटो रिक्शा है, प्लेन है, रेलवेज है, बसेस हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चले जाओ तो आपको रिक्शा मिलेगी तो बस नहीं मिलेगी, बस मिलेगी तो ट्रेन नहीं मिलेगी, तो देयर आर द लेस मीन्स ऑफ वी कैन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बहुत कम है। उसके बाद में उनको अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो एजुकेशन के मीन्स है वो वहां पे नहीं है, रूरल एरियाज में स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है अच्छे, इसलिए लोग शहरों की तरफ आते हैं। ठीक है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दे डोंट हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टू द अर्बन एरियाज। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू urban areas. Okay,
and because of that, and if we want to reduce this population, what we have to do? We have to we have to make more facilities in rural areas. हमें अगर इससे बचाना है कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कम हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें विलेजेस में, रूरल एरियाज में फैसिलिटीज, जॉब फैसिलिटीज बढ़ानी है। ठीक है, वहां पे उनको सर्विसेज, ऐसे सर्विस पूरी करके देनी कि जिससे कि वहां के लोग वहीं पे रहे, वहां से माइग्रेट होके ना आए। सो दिस इज द वन वी कैन से आंसर, और वी कैन स्टेन ऑन सिटी, और वी कैन जो हमारे सिटी पे जो बोझा बढ़ रहा है, इस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। ओके, जो उनको नेसेसरी सर्विसेज हैं वो हम वहाँ पे उनको लाके दें, उनको फैसिलिटीज दें, जिससे कि वो अर्बन एरिया में ना आते हुए रूरल एरिया में ही वो अपने आप को डेवलप करें। ओके, आई थिंक यू हैव रिवाइज दिस थिंग, and now the time is over. I want to finish my lecture here. Okay, tomorrow we will continue with the next topic. Yes, teacher. Thank you.